नया सवेरा के प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नई सुबह की शुरुआत के साथ। हम हाजिर हैं एक नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के एक और खास अंक को लेकर। मैं हूं कृतिका और अगले एक घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन तमाम खबरें और साथ ही होगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन से के संघर्ष से जुड़ी हुई कुछ कहानियां। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए सवेरे की और सबसे पहले देख लेते हैं सुबह की प्रमुख सुर्खियां। ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह का बयान। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने दिया अब तक का सबसे सटीक और त्वरित जवाब। आतंकवाद से मुक्त होकर रहेगा कश्मीर। लोकसभा में आज वाणिज्य पोत परिवहन बिल समेत गोवा विधानसभा में एसटी आरक्षण से जुड़े विधेयक पर होगी चर्चा। राज्यसभा में समुद्री माल परिवहन बिल पारित कराने की होगी सरकार की कोशिश। ट्रंप की चेतावनी के बावजूद अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। कमेटी ने कहा बेरोजगारी दर कम और महंगाई अब भी है ज्यादा। मध्य प्रदेश के विदिशा में भारी बारिश में फंसे 90 से ज्यादा लोगों का किया गया रेस्क्यू। राजस्थान के कई हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट, तो वहीं रात भर की बारिश से तरबतर हुआ दिल्ली NCR। और आज से ओवल में होगा भारत इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम टेस्ट मुकाबला। सीरीज में बराबरी करने उतरेगी टीम इंडिया। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स चोट के कारण बाहर। तो ये थी आज की प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। नया सवेरे में सबसे पहले बात करते हैं पार्लियामेंट की, संसद की। संसद के दोनों सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा अब खत्म हो चुकी है, लेकिन इस दौरान जो बातें निकलकर सामने आई हैं उसकी चर्चा हमेशा होगी। सरकार की ओर से कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारे सुरक्षा बलों ने भारत का सम्मान बढ़ाया। कल राज्यसभा में भी इस विषय पर चर्चा में भाग लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर दुनिया के सभी आतंकी हमलों में अब तक का सबसे सटीक और त्वरित जवाब है। गृह मंत्री ने इसके साथ ही यह भी कहा कि भारत और पाकिस्तान संघर्ष का समाधान किसी के कहने पर नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान के DGMO ने हमारे DGMO से अनुरोध किया तब हुआ है। पाकिस्तान हमले के बाद लड़ने की स्थिति में ही नहीं। ये पूछ रहे हैं किसके कहने पर समाधान हुआ, किसी के कहने पर समाधान नहीं हुआ। पाकिस्तान घुटनों के बल हमारे DGMO को फोन किया कि भाई बंद करो। पहले से हमारा मकसद युद्ध का नहीं था, ना पाकिस्तान के अवाम को हम नुकसान करना चाहते थे। मोदी जी ने तुरंत कहा कि अगर पाकिस्तान रोकता है तो रोक लीजिए। वहीं अमित शाह ने सदन में ऑपरेशन महादेव का भी जिक्र किया और कहा कि 28 जुलाई को कश्मीर में लश्कर के 3 आतंकवादी सुलेमान, अफगान और जिब्रान को सुरक्षा बलों की मौत के घाट उतार दिया। 22 मई को हमें सूचना मिल गई थी कि ये जगह पे टेररिस्ट लोकेट है। 22 जुलाई को इनके लोरा सेट को ट्रैक करने का काम समाप्त हुआ। एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड लोकेशन को आइडेंटिफाई किया गया और स्ट्राइक किया गया। तीनों आतंकवादी मारे गए हैं। कोइंसिडेंट देखिए मान्यवर, देश भर से मुझे बहुत एसएमएस आए थे, विशेषकर जो मारे गए थे उनके परिजनों का, इनके सर में गोली मारिएगा। जब भी मारे तब तीनों के एनकाउंटर के वक्त तीनों के सर में ही गोली लगा है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में चर्चा के दौरान कांग्रेस पर भी तीखे हमले करते हुए नजर आए। दरअसल विपक्ष ने ऑपरेशन महादेव के नाम पर तमाम सवाल उठाए थे और इस पर अमित शाह ने कहा कि इसका संबंध किसी धर्म से नहीं है, ये नाम खुद सुरक्षा बलों ने दिया है, ना कि भारतीय जनता पार्टी ने।
उनको मालूम नहीं है हर हर महादेव सिर्फ धर्म का नारा नहीं है। शिवाजी महाराज ने जो मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, और शिवाजी महाराज की सेना का युद्ध घोष था हर हर महादेव। और ये प्रतीक है, ये प्रतीक है हर प्रकार के भारत पर के हमले का, भारत की संप्रभुता पर हमले का और भारत की सीमाओं पर अतिक्रमण के जवाब देने। ये हमारी सेना के जवानों से मन से निकलने वाला ये युद्ध घोष, इसको हिंदू मुस्लिम के दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। पूरे देश की जनता कांग्रेस पार्टी को देख रही है। इनकी प्रायोरिटी देश की सुरक्षा नहीं है, राजनीति है। उनकी प्रायोरिटी आतंकवाद को समाप्त करना नहीं है, अपनी वोट बैंक है। उनकी प्रायोरिटी हमारी सीमा की सुरक्षा नहीं है, उनका सेक्युलर और अपीसमेंट का पॉलिटिक्स है। और इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस से यह भी सवाल पूछा कि हिंदू टेररिज्म का शिगुफा किसने छेड़ा। साथ ही दावा किया कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाना छिछोरी राजनीति है। और क्या कुछ उन्होंने, आपको सुनाते हैं। हिंदू टेरर का शगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए, फिर भी हार गए। और अब हर रोज कह रहे हैं आप हमेशा नहीं रहेंगे। हमेशा का तो मुझे मालूम नहीं साहब, मैं 61 का हुआ हूं। 14 से 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहने वाली है। और राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प दोहराया कि कश्मीर आतंकवाद से मुक्त होकर रहेगा। वो संदेश देना चाहते थे कि टेररिज्म से मुक्त हम कश्मीर को नहीं होने। मैं आज इस सदन से उनको संदेश देना चाहता हूं, जितना हो सके उतना प्रयास करना। कश्मीर आतंकवाद से मुक्त होकर रहेगा और होकर रहेगा। ये नरेंद्र मोदी का संकल्प। और संसद के मानसून सत्र का आज 9वां दिन है। लोकसभा में आज 2 विधेयक गोवा राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व का समायोजन विधेयक 2024 और वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। गोवा विधानसभा से जुड़ा ये विधेयक राज्य में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान करता है। लोकसभा में चर्चा के लिए वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 भी चर्चा के लिए सूचीबद्ध है। इस विधेयक के माध्यम से समुद्री संधियों और अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों के तहत भारत के दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है। तो ये तो बात रही लोकसभा की। अब बात राज्यसभा की, जहां आज समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2025 चर्चा के लिए सूचीबद्ध है। विधेयक भारतीय समुद्री माल परिवहन एक्ट 1925 का स्थान लेने का प्रयास करता है। एक्ट भारत के एक बंदरगाह से भारत के दूसरे बंदरगाह या फिर दुनिया के किसी भी बंदरगाह तक माल की ढुलाई की जिम्मेदारियों, देनदारियों, अधिकार और छूट से संबंधित प्रावधान करता है। इसके साथ ही उच्च सदन में गृह मंत्रालय की ओर से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए बढ़ाने के लिए एक वैधानिक प्रस्ताव भी पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। इसके साथ ही दोनों सदनों में अन्य अहम विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम सवाल भी पूछे जाएंगे। और राज्यसभा से पहले कल लोकसभा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 13 अगस्त 2025 से 6 महीने के लिए बढ़ाने संबंधी वैधानिक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मणिपुर में 13 फरवरी 2025 को लागू राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए सदन की मंजूरी मांगते हुए यह प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है। दोनों समुदायों के मतभेद दूर कर शांति बहाली के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि वहां आज शांति व्यवस्था है और इसके फलस्वरूप हिंसा की घटनाओं में जो कमी आई है इसका मैं उल्लेख किया हूं। राष्ट्रपति शासन इस अवधि में
2500 से ज्यादा हथियार, 1900 से ज्यादा विस्फोटक और 30,000 से ज्यादा गोला बारूद बरामद महोदय किए गए। कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है और संवाद प्रक्रिया के द्वारा दोनों समुदायों के मतभेद को दूर कर चिरस्थायी शांति की बहाली के लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। तो आज जो संसद में कामकाज होना है राज्यसभा और लोकसभा में, उस पर सीधा रुख कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता इस वक्त जुड़ गए ताज़ा अपडेट के साथ। अमरेंद्र, सुप्रभात। और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आज के कामकाज में क्या कुछ नजर आ सकता है, क्योंकि कई सारे विधेयकों को आज पेश किया जाना है। अमरेंद्र। कृतिका, बात करें तो आज संसद के मॉनसून सत्र का आज 9वां दिन है और कामकाज के लिहाज से खासा अहम माना जा सकता है, क्योंकि जब लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई 11 बजे स्टार्ट होगी, तो अगर लोकसभा की बात करें पहले, तो लोकसभा में 11 बजे प्रश्नकाल होगा, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाया जाएगा, जिसमें सरकार उन प्रश्नों का जवाब देगी। उसके अलावा पेपर लेड होगा। इसके अलावा स्टैंडिंग जो कमेटी है, पार्लियामेंट की जो कमेटियां होती हैं, उनकी कई रिपोर्ट्स को टेबल किया जाना है। और इसके अलावा एक अहम जो मैं बात करूं, आज का दिन लोकसभा के लिए बहुत ऐतिहासिक माना जा सकता है, क्योंकि 2 अहम बिल का है जो काफी समय से लंबित हैं, जिसमें अगर हम बात करें गोवा राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देने की मांग को लेकर ये जो विधेयक है, ये काफी पहले से लंबित है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि गोवा एक छोटा राज्य है, और अगर बात करें गोवा राज्य के जनसंख्या की, तो 2001 के हिसाब से, वहां की जनसंख्या के हिसाब से 2002 में डिलिमिटेशन हुआ, और उसके बाद से जब गोवा राज्य में एसटी की कम्युनिटी उस 2001 में जो है 566 मात्र थी, जो बाद में 2022 में जब दोबारा वहां जनसंख्या काउंट की गई तो लगभग 1.5 लाख थी, जिसके हिसाब से यह तय किया गया कि गोवा राज्य विधानसभा की जो 40 सीटें हैं, उसमें से 4 सीटों को एसटी कम्युनिटी के लिए रिजर्व कर दिया जाए, और इसी के बाद इस विधेयक को लाया गया। तो एक खासा अहम विधेयक माना जा सकता है। आज कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को संसद में रखेंगे, और उम्मीद की जानी चाहिए लोकसभा से ये विधेयक पारित हो जाएगा, क्योंकि काफी समय से एसटी कम्युनिटी को लेकर यह मांग चल रही है। दूसरा एक अहम बिल मैं बताऊं लोकसभा में आज मर्चेंट शिपिंग बिल 2024 है, और यह भी बहुत अहम माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से जो संधियां हैं और जो मर्चेंट शिपिंग को लेके, जो व्यवसाय को लेके बढ़ाने को लेके जो बात चल रही थी, तो इसको भी जो पतन मंत्री और जो सिप और सीवीएस मंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल, वो पारित कराने के लिए प्रस्तुत करेंगे, और इस पर अच्छी खासी चर्चा होने के बाद इस बिल को भी पारित कराया जा सकता है, क्योंकि ये बिल भी पिछले सत्र के दौरान से लंबित है, और इस पर कई बार इस पर प्रयास किया गया इस बिल को लाने के लिए, लेकिन विपक्ष के हंगामे की वजह से ये बिल नहीं आ पाया। तो ये 2 अहम बिल है। और अगर मैं बात करूं राज्यसभा में, तो राज्यसभा की भी कार्रवाई जब 11 बजे स्टार्ट होगी, तो 12 बजे जब क्वेश्चन आवर के बाद एक अहम बिल, और वो अहम बिल भी जो है आज सर्बानंद सोनोवाल जो है वही प्रस्तुत करने वाले हैं, और ये बिल भी जो है समुद्री माल परिवहन विधेयक 2025। मैं कृतिका बताऊं कि ये बिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिल 100 साल पुराना बिल है, यानी कि ये बिल 1925 का बना हुआ है, और उसके बाद जब इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ था 1968 में, तो इस बिल में 1979 में थोड़े से सुधार किए गए थे। और जिस तरह से मोदी सरकार का एक लक्ष्य है कि पुराने कानूनों को हटाकर उनकी प्राथमिकता के हिसाब से नए कानून को बदला जाए, तो ये बिल खासा अहम माना जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जो समुद्री मार्ग के हिसाब से जो व्यवसाय होता है, यानी कि जो शिपिंग भारत के बंदरगाहों से प्रारंभ होकर भारत में माल ढुलाई करती है या इंटरनेशनल माल ढुलाई करती है, कि उसके नियमों में सरलीकरण किया जाए। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि एम्प्टी शिपिंग को, यानी कि जो खाली बंदरगाह से जो जहाज आते हैं, उसको भी फिर वापस आयात और निर्यात के लिए मजबूत किया जाए। तो यह भी एक अहम बिल माना जा सकता है। कृतिका, इसके साथ ही अमरेंद्र, ये तो बात रही आज की कि आज क्या कुछ खास होने वाला है, लेकिन इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगहों पर 16-16 घंटे की चर्चा हुई। वो चर्चा बेशक अब खत्म हो चुकी है, लेकिन इस चर्चा के दौरान जो बातें निकलकर सामने आई हैं, वो बातें हम सभी के जहन में कहीं ना कहीं हमेशा नजर आएंगी, हमेशा रहेंगी। निश्चित तौर पर कृतिका, बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से
पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद जिस तरह से भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और एक प्राइड मूवमेंट के साथ हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसकी जानकारी प्रधानमंत्री ने लोकसभा में दी। 16 घंटे की चर्चा हुई जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने सहभाग किया और प्रधानमंत्री ने जब अपनी बात रखी और पूरे घटनाक्रम को बताया तो निश्चित तौर पे देश के हर व्यक्ति को एक प्राउड फील हुआ होगा। और बात करें राज्यसभा के 16 घंटों की, तो जब राज्यसभा में भी इस चर्चा को प्रारंभ किया गया तो पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने इसमें भाग लिया और कई सारे मुद्दे उठाए, लेकिन सरकार ने जो है साफ तौर पर जब चर्चा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे थे तो आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने बताया कि जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला होता है तो वो उनके जीवन का सबसे काला दिन था, जब एक नवविवाहित महिला के पति को उनकी आंखों के सामने मारा जाता है। उसका वर्णन गृह मंत्री ने किया और गृह मंत्री ने कहा कि उस वक्त के बाद प्रधानमंत्री जी बिहार में थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम किसी भी कीमत पर उन आतंकियों को छोड़ने वाले नहीं। और उसके बाद देखा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर ने इस पूरे घटनाक्रम में जो है भारत सरकार के भारत की सेना के शौर्य की बात रखी। और जब ऑपरेशन सिंदूर लोकसभा में चल रहा था तो देखिए उसी दिन ऑपरेशन महादेव चलाया गया और वो तीनों आतंकी ढेर हो गए। और देखिए अमित शाह जी ने, जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोगों की एक बहुत सारे एसएमएस आते थे मेरे पास, जो मैसेज आते थे और लोगों के मन में था कि आतंकियों को भी सर में गोली मारनी चाहिए। तो ऑपरेशन महादेव के दौरान उन तीनों आतंकियों की बात करें तो उनके सर में गोली मारकर इसको बदला लिया गया है। और जिस तरह से विपक्ष, देखिए इसमें कई सारे 5 अगर बात करें अहम मुद्दे, तो लगातार लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें, वो विपक्ष लगातार उसकी टाइमिंग को लेकर सवाल कर रहा था। तो टाइमिंग को लेकर भी साफ तौर पर गृह मंत्री ने कहा कि ये टाइमिंग जो है ये सिर्फ सेना के ऊपर है, सेना को इस तरह की सूचनाएं थी और सेना ने उन आतंकियों को ढेर कर दिया। विपक्ष ये कह रहा था कि किस तरह से हमने सीज फायर करने में जल्दी की और हमने ट्रंप के दबाव में, तो साफ तौर पर बात करें प्रधानमंत्री की या गृह मंत्री की, दोनों ने राज्यसभा में कल गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि हमने जो है अपनी शर्तों पर सीज फायर किया। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने भी लोकसभा में बोलते हुए कहा था कि उनके पास कई फोन आए लेकिन उन्होंने अटेंड नहीं किया। उसके बाद जब उनकी बात हुई जेडी वेंस से, जो वहां के उपराष्ट्रपति अमेरिका के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका अगर एक गोली चलाएगा तो भारत आज उसको गोले से जवाब देगा, क्योंकि ये भारत का न्यू नॉर्मल है और भारत ने आज अपने आत्मसम्मान के लिए किसी भी हद तक आगे जा सकता है। तो इस तरह की कई बातें कल लोकसभा में देखी गई। और इसके अलावा अगर बात करें, देखिए विपक्ष ने लगातार कई सवाल उठाए और आप देखिए पिछला जो मानसून का प्रथम हफ्ता था पूरा विरोध चला गया, पूरा हल्ले में गया और वो चाहते थे कि मानसून पर चर्चा हो। और राज्यसभा में देखिए बड़ा एक विचित्र चित्र कल दिखा, जब गृह मंत्री बोल रहे थे तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। तो उन्होंने साफ तौर पर भी कहा कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में इस बात पे जब बोला है और मैं बोल रहा हूं, आप मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री की क्यों बात कर रहे हैं। तो इस पर जो एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे नारेबाजी करते हुए पूरे विपक्ष के साथ वॉकआउट कर गए, यानी कि सवाल पूछकर विपक्ष भाग गया। तो ये एक बड़ा सवाल भी जनता देख रही है। बिल्कुल सीधे तौर पर अगर हम देखें तो विपक्ष की तरफ से लगातार इस पूरे घटनाक्रम को लेकर तमाम सवाल ही उठाए गए हैं। फिर चाहे वो पहलगाम में हमला हुआ तब सवाल उठाए गए, उसके बाद में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब सवाल उठाए गए, अब ऑपरेशन महादेव हुआ तब सवाल उठाए गए। तो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है सेना पर भी और कामकाज पर भी। लेकिन अभी हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई उसमें हर सवाल का जवाब बखूबी दिया गया पक्ष की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमरिंदर, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ फिलहाल नया सवाल में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। जब जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, MDH सोयाबीन का चोखा। MDH सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाबीन असली प्रोटीन। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद।
हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुक करते तमाम खबरों का, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी और इस दौरान राष्ट्रपति एम्स देवघर के पहले और IIT ISM धनबाद के 45वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करती हुई नजर आएंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर देवघर, धनबाद और रांची में प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड से खास लगाव रहा है। वो यहाँ लंबे अरसे तक राज्यपाल रही हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो लगातार झारखंड का दौरा करती रही हैं। 31 जुलाई और 1 अगस्त को भी उनका झारखंड आगमन हो रहा है, जिसको लेकर शिक्षा जगत के साथ ही राज्य के लोग भी खासे उत्साहित हैं। झारखंड के इकलौते एम्स देवघर में 31 जुलाई को पहला दीक्षांत समारोह आयोजित हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस खास पल की गवाह बनेगी। दीक्षांत समारोह में 45 विद्यार्थियों को डिग्री के अलावा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 3 विद्यार्थियों को मेडल भी दिए जाएंगे। खास बात यह है कि दीक्षांत समारोह में सभी 48 छात्र छात्राओं के अभिभावकों को भी आमंत्रित किया गया है। देवघर शहर राष्ट्रपति के स्वागत को लेकर तैयार है और उनके दौरे को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। उधर IIT ISM धनबाद के 45वें दीक्षांत कार्यक्रम में भी राष्ट्रपति की गौरवमयी उपस्थिति रहेगी। संस्थान अपनी स्थापना के जल्द ही 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। खनन और खदान क्षेत्रों के विकास में संस्थान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहाँ के निकले विद्यार्थी देश और दुनिया में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दीक्षांत समारोह में सफल विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएगी, जिसे लेकर संस्थान तैयार है। अपने आप में एक यूनिक हमारा 45वां दीक्षांत समारोह होगा। हम 100 साल पूरा करने जा रहे हैं IIT ISM धनबाद का, तो उस लहजे से भी ये कार्यक्रम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। देश की प्रथम नागरिक के आगमन को लेकर रांची से लेकर देवघर और धनबाद में प्रशासनिक और पुलिस महकमा मुस्तैद है। सुरक्षा के साथ ही यातायात व्यवस्था पर प्रशासन का खास जोर है, ताकि लोगों को कोई असुविधा न हो। ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैडम का विजिट है तो चीजें चलती रहती है, काफी तैयारियां करनी पड़ती है, कई चीजों को ठीक करना पड़ता है, इसमें थोड़ा समय तो उसमें लगेगा। जिस रूट से माननीय राष्ट्रपति महोदया का यहाँ आना तय हुआ है, उस रूट का एक सूक्ष्म बिंदु पर उसका जायजा लिया गया है। कहाँ कट लगाना है, कहाँ कट बंद करना है, कहाँ मजिस्ट्रेट एंड फोर्स लगाने हैं, कहाँ बैरियर्स लगाने हैं, कितने हाई राइज बिल्डिंग है, कितने ऐसे घर हैं जिसका डोर रोड पर खुल रहा है, वहाँ फोर्स लगाना। राष्ट्रपति के झारखंड दौरे को लेकर शिक्षा जगत के अलावा आम लोग भी खासे उत्साहित हैं। केंद्र सरकार के प्रयासों से देश में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार पहल हो रहे हैं। झारखंड जैसे राज्यों को एम्स देवघर की भी सौगात मिली है, जिससे शिक्षा ग्रहण कर डॉक्टरों की नई पौध अपनी सेवा देने को तैयार है। वहीं धनबाद IIT ISM ने भी वो आधार तैयार किया है जिसके बूते देश रोशन हो रहा है। DD न्यूज के लिए मनीष, अजय और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। और वहीं केंद्र सरकार ने द्विपक्षीय व्यापार के विषय पर अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान का संज्ञान लिया है। सरकार इसके संभावित प्रभावों का भी अध्ययन कर रही है। भारत और अमेरिका के बीच पिछले कुछ महीनों से एक न्याय संगत, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। सरकार ने दोहराया है कि वो इस उद्देश्य के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों के कल्याण और हितों को सर्वोच्च महत्व देती है। राष्ट्रहित में सरकार सभी आवश्यक कदम उठाएगी, जैसा कि हाल ही में ब्रिटेन के साथ हुए समझौते सहित अन्य व्यापार समझौतों में किया गया है। और नया समय में आगे बढ़ते हुए बात अब करेंगे बिहार की, जहां बिहार विधानसभा चुनाव के पहले सोशल मीडिया पर कई तरह के भ्रामक पोस्ट वायरल हो रहे हैं। हाल ही के दिनों में एक पोस्ट जिसमें कुत्ते की तस्वीर के साथ अजीबोगरीब दावा किया गया। पोस्ट के मुताबिक बिहार में अब पशु भी वोटिंग कर पाएंगे। हालांकि चुनाव आयोग ने इस तरह के दावों को गंभीरता से लेते हुए इसका खंडन किया है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि हर नागरिक का वोट महत्वपूर्ण है। आयोग की ओर से कहा गया कि वायरल हो रहे दस्तावेज को किसी ने भी चुनाव आयोग में जमा नहीं किया है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय सूचना सेवा 2023-24 बैच के ट्रेनी ऑफिसर्स के साथ संसद भवन में मुलाकात की। प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों ने इस दौरान संसद की कार्यवाही भी देखी। आईएएस प्रशिक्षुओं से मुलाकात के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे समय में जब सूचनाएं विचारों की गति से फैल रही हैं और सूचना का प्रवाह समाज को प्रभावित कर रहा है, तब सूचना सेवा अधिकारी के रूप में उनकी भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। लोकसभा अध्यक्ष ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि इन भावी अधिकारियों को स्पष्टता, सटीकता और जवाबदेही के साथ आधुनिक भारत की कहानी गढ़ने का काम सौंपा जाना है। इसके लिए भारत की विविधता और इसके लोकतांत्रिक मूल्यों को समझना अत्यंत आवश्यक है। इसरो ने निसार के प्रक्षेपण से लेकर उसकी GSLV F-16 से अलग होने तक की यात्रा से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किया है। इसरो ने इसे वैश्विक अंतरिक्ष सहयोग में एक मील का पत्थर बताया है। आइए आपको दिखाते हैं ये खास वीडियो। 5 4 5 3 4 2 3 1 2 0 1 0 All L40 engines generating nominal thrust. S139 motor ignited. P1 tracking. Lift off normal. और इसी के साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी को अब जल्द ही हाईटेक लाइब्रेरी की सौगात मिलने जा रही है। ये लाइब्रेरी पूर्वांचल की पहली ऐसी लाइब्रेरी होगी जो खुद की बिजली और खुद का पानी बनाएगी। यानी ये लाइब्रेरी नेट जीरो एनर्जी पर पूरी तरह से निर्भर होगी। आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। वाराणसी शहर की पहली नेट जीरो एनर्जी लाइब्रेरी, जिसकी आधारशिला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। आईटी कॉलेज परिसर में स्थित इस पुरानी जिला लाइब्रेरी को अब नया और अत्याधुनिक स्वरूप मिलने जा रहा है। कई वर्षों से जर्जर हालत में रही इस लाइब्रेरी को आधुनिक तकनीक से पुनर्जीवित किया जाएगा। वाराणसी विकास प्राधिकरण और एनएचपीसी के सहयोग से बनने वाली इस लाइब्रेरी पर 20 करोड़ रुपए की लागत से सुंदरीकरण किया जाएगा। इस आधुनिक लाइब्रेरी में 500 छात्र छात्राओं के बैठने की व्यवस्था के साथ ही मीटिंग हॉल, डिस्कशन रूम, कंप्यूटर लैब और ऑडियो वीडियो रूम जैसी सुविधाएं होंगी। वीडीए के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि इस लाइब्रेरी के पुराने भवन को पूरी तरह से नया स्वरूप दिया जाएगा, जिसमें स्टूडेंट्स के लिए कई हाईटेक सुविधाएं होंगी। वर्तमान में एलटी कॉलेज में एक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी वहाँ एग्जिस्ट करती है, जिसकी क्षमता करंट में 100 से 150 बच्चों की है। ये लाइब्रेरी जो है काफ़ी समय पूर्व बनी थी, इसलिए वर्तमान में जो है आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रही थी। इसीलिए एक प्रोजेक्ट लिया गया जिसमें इस करंट लाइब्रेरी को डेमोलिश करके एक नई अत्याधुनिक जो है वो लाइब्रेरी बनाई जाएगी। योजना की टोटल लागत 20 करोड़ है और इसको CSR के माध्यम से कराया जा रहा है। एनएचपीसी के साथ इसके लिए MOU कर लिया गया है एवं वर्क ऑर्डर जो है संबंधित कंपनी को टेंडर किए जाने के उपरांत जारी कर दिया गया है। इस लाइब्रेरी की सबसे खास बात ये होगी कि लाइब्रेरी की बिल्डिंग पूरी तरह से सौर ऊर्जा बिजली से लैस होगी और पानी की जरूरत पुनर्चक्रण प्रणाली से पूरी की जाएगी, जबकि पीने का पानी बाहर से लाया जाएगा, लेकिन अन्य उपयोगों के लिए रिसाइकल्ड वाटर का इस्तेमाल होगा। 1 साल के भीतर बनकर तैयार होने वाले इस लाइब्रेरी में आधुनिक, सुविधाजनक और पर्यावरण के अनुकूल अध्ययन स्थल जैसे तमाम लाभ छात्रों को मिलेंगे। इसके निर्माण के लिए वीडीए और एनएचपीसी के बीच एक MOU भी साइन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और चलिए नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं खबरें खेल जगत से। मैनचेस्टर टेस्ट गंवाने के बाद अब टीम इंडिया के सामने द ओवल की बड़ी चुनौती है। चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि अब हारे तो सीरीज हारे, यानी सीरीज बचाने के लिए अब भारतीय टीम को हर हाल में अपनी जीत दर्ज करनी होगी। ओवल में वैसे भारत का रिकॉर्ड कोई बहुत खास नहीं रहा है और टीम ने यहां पर 15 टेस्ट में से सिर्फ 2 में ही जीत हासिल की है। और अच्छी बात यह है कि टीम को इस मैदान पर पिछली जीत विराट कोहली की कप्तानी में साल 2021 में मिली है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। मैनचेस्टर में
टीम इंडिया का जीत के बराबर ड्रॉ, झुंझलाए इंग्लिश कप्तान, ओवल में जीतेगा हिंदुस्तान। भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर और इंग्लिश पिच क्यूरेटर के बीच का ये विवाद अब एक आग की तरह भारतीय खिलाड़ियों की रगों में दौड़ रहा है, जहां जीत से कम टीम इंडिया कुछ नहीं देख रही। ये बात सिर्फ जोश के आधार पर नहीं, बल्कि टीम के अब तक के परफॉर्मेंस के बेस पर है। यशस्वी जायसवाल से लेकर वॉशिंगटन सुंदर तक बल्लेबाजों ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। फिर चाहे कप्तान शुभमन गिल की बात हो या ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की, भारतीय टीम बल्लेबाजी में बेहद सॉलिड दिख रही है। ऋषभ पंत की जगह 5वें टेस्ट में ध्रुव जुरैल की एंट्री हो सकती है। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो यहाँ दारोमदार आकाशदीप, शार्दुल ठाकुर और अर्शदीप के कंधों पर रह सकता है, यानी अर्शदीप टेस्ट में अपना डेब्यू कर सकते हैं। वहीं स्पिन विभाग में कुलदीप यादव की एंट्री इस मुकाबले में काफी हद तक नजर आ रही है। गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय टीम को जिन 2 टेस्ट में हार मिली है, उसमें टीम 20 विकेट लेने में नाकाम रही है। उधर इंग्लैंड की बात करें तो टीम का ओवल में रिकॉर्ड बेहद शानदार है। भारत के खिलाफ टीम ने 15 मैच खेले हैं, जिसमें टीम को 6 में जीत और सिर्फ 2 में हार मिली है, जबकि 7 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। जो रूट अच्छे फॉर्म में है, इंग्लैंड की नजर सीरीज जीत पर है, जबकि भारतीय टीम की कोशिश सीरीज बचाने की। और दोनों के बीच की यही जंग अगले कुछ दिन क्रिकेट के दीवानों को रोमांच से भरती रहेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो भारत का जो आज ये टेस्ट है, ये वाकई काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि आज की स्थिति की अगर हम बात करें तो जीतो या मरो वाली स्थिति है इस वक्त। हमारे साथ में हमारे सहयोगी गौरव जुड़ रहे हैं, सीधा होने का रुख करेंगे। गौरव, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो भारत की प्लेइंग 11 में आखिर कौन कौन से खिलाड़ी आज शामिल हो सकते हैं आपके लिहाज से? देखिए, जाहिर तौर पर एक ये मुकाबला एक ऐसा रहने वाला है, यहाँ से अब आपके पास कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं बच रहा है। सिर्फ एक जीत है जो कि आपको सीरीज़ में बराबरी पर ला सकती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा चेंज जो है वो देखने को इस बार मिल सकता है, क्योंकि ऋषभ पंत हम जानते हैं कि वो चोटिल है और वो इस टेस्ट मैच में नहीं है, तो उनकी जगह पे ध्रुव जुरैल जो है वो टीम के साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर गेंदबाजी में बात की जाए तो जहां तक है कि जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड को मैनेज करते हुए उन्हें बाहर रखा जा सकता है, और उनकी जगह पे बात की जाए तो अर्शदीप सिंह को जो है कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही है कि अर्शदीप सिंह या प्रसिद्ध कृष्णा में से किसी एक को मौका दिया जा सकता है। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा को मौका इससे पहले दिया गया था, लेकिन उसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो भुना नहीं पाए थे। इस वजह से लगता है कि कहीं ना कहीं अब अर्शदीप सिंह पर, क्योंकि उनको टीम में साथ लेकर के गई है, तो केवल बेंच पर रखने के लिए नहीं लेके गई है, बल्कि उनको मैदान पर उतारने के लिए लेके गई, तो अर्शदीप सिंह की तरफ थोड़ा पलड़ा भारी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक सबसे बड़ा चेंज जो है वो कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि कुलदीप यादव की जो है वो एंट्री हो सकती है। हालांकि इंग्लैंड की जो पिचेस रहती हैं वहां पर आप 2 स्पिनर्स के साथ उतरना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अभी की जो परिस्थिति बन रही है और जिस तरह से कुलदीप जो अपना जो उनका जो अक्स है, कहना चाहिए कि उनकी जो बाएं हाथ के स्पिनर हैं और अच्छे तरीके से स्पिन कराने में जो है वो माहिर हैं और विविधता लेकर आते हैं अपनी स्पिनिंग में, तो यहाँ पर एक चेंज जो है वो देखने को मिल सकता है कि कुलदीप यादव की जो है वो एंट्री देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जिनके साथ भारतीय टीम जो है वो आज उतर सकती है। बाकी टीम कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो जिस तरह से हमने देखा है कि पिछले मैच में देखा कि भारतीय बल्लेबाजी जो है वो काफी सॉलिड दिख रही है और टीम के बल्लेबाजों ने अब तक अच्छा प्रदर्शन किया। जी, लेकिन इसके साथ ही गौरव, अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड की तरफ से प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया है कि आखिर कौन कौन से खिलाड़ी मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे, जिनमें खासतौर पर बेन स्टोक्स का नाम नहीं है क्योंकि वो चोटिल हैं इस वक्त। ऐसे में क्या आपको ये लगता है कि भारत के लिए ये मैच जीतने का अच्छा समय है, अच्छा अवसर है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपके अगर आप देखें तो बेन स्टोक्स जो हैं वो टीम के कप्तान हैं, और जब इस आखिरी मैच में, जो कि काफी दोनों के लिए अहम है, क्योंकि इंग्लैंड के लिए इस लिहाज से अहम है क्योंकि अगर वो जीतते हैं तो वो सीरीज जीतेंगे, भारतीय टीम के लिए इसलिए अहम है क्योंकि अगर वो जीत लेते हैं तो सीरीज को बराबरी पर खत्म करेंगे। ऐसे में अगर बेन स्टोक्स, क्योंकि उनका पिछला फॉर्म देखे तो उन्होंने बहुत शानदार तरीके से अपने आप को सामने रखा था, उन्होंने न केवल शतक जड़ा था पिछले मुकाबले में, बल्कि 5 विकेट लेने में भी उन्होंने कामयाबी जो है वो हासिल की थी। तो ऐसे में बेन स्टोक्स का ना होना
ये एक मेंटली जो है वो कहीं ना कहीं टीम इंडिया को एक एडवांटेज देगा। इसके अलावा अगर बात करें तो जोफ्रा आर्चर जो हैं वो भी तेज गेंदबाज हैं और वो भी इस मुकाबले में नहीं है। तो स्टोक्स और आर्चर जैसे जब गेंदबाज इस इंग्लैंड साइड में नहीं है तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड की टीम जो है वो उस पूरी ताकत के साथ सामने नहीं है जिसके साथ टीम को होना चाहिए था। और इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि कहीं ना कहीं टीम ने ये माना नहीं था कि ओवल में आकर के सीरीज जो है वो कहीं ना कहीं डिसाइड होगी या कहीं ना कहीं उन्हें ओवल तक वेट करना होगा, क्योंकि जिस तरह से पिछला मैच उन्होंने खेला था मैनचेस्टर में, वो एक समय ये मान के चल रहे थे कि मैनचेस्टर में ही सीरीज जो है वो डिसाइड हो जाएगी और वो यहीं पर सीरीज को जो है वो रैप अप कर लेंगे। लेकिन ये भारतीय टीम का ही करना चाहिए कि शानदार तरीके से जिस तरह से रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, ऋषभ पंत, इन तीनों का जिस तरह से एक पोटेंशियल दिखा और पिछले मैच में हमने देखा कि शुभमन गिल ने भी अपनी तरफ से लगातार बेहतर कप्तानी करते रहे, तो उन सब का निचोड़ निकल करके सामने देखने को मिला कि आज 5वें टेस्ट जो मुकाबला जो आज से शुरू हो रहा है ओवल के मैदान पर, वहाँ जो है वो एक एज जो है अगर कहा जाए तो वो भारतीय टीम को हासिल है, न सिर्फ परफॉर्मेंस के आधार पर बल्कि आज का जो प्लेइंग 11 देखे तो उसमें भी कहीं ना कहीं टीम को एज मिल सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से जुड़े हुए लगातार आप इस मैच पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। और इसी के साथ नया सवेरा में खबरों का सिलसिला लगातार जारी, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। मम्मी, भूख लगी। ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। NDH सूजी वर्मिसेली सबका दिल आएगा। NDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी स्वाद भी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं अखबारों की सुर्खियों की। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त हमारी सहयोगी संध्या शर्मा का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। संध्या, सुप्रभात, क्या कुछ है आज की अहम सुर्खियां अखबारों में? सुप्रभात कृतिका, अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं UNSC की रिपोर्ट के साथ, जिसे आज सभी प्रमुख अखबारों ने प्रकाशित किया है। जी हां, पाकिस्तान को करारा झटका, पहलगाम आतंकी हमले में TRF का नाम आया है और UNSC की रिपोर्ट में लश्कर तैयबा के इस मुखौटा संगठन को जिम्मेदार ठहराया गया है। तो इस खबर को आज सभी प्रमुख अखबारों ने लिया है। और आपको इसके साथ साथ ये भी बता दें कि भारत का विदेश मंत्रालय 2023 से ही TRF को लेकर वैश्विक बिरादरी को सतर्क कर रहा है। मई 2024 में भारत के अधिकारियों ने UNSC के सभी सदस्यों के समक्ष TRF की गतिविधियों पर जानकारी भी दी थी और ऐसे में इस आतंकी संगठन TRF ने वारदात स्थल का फोटो भी पोस्ट किया था। 2 बार हमले की जिम्मेदारी भी ली थी, जो हाल ही में हमला हुआ था पहलगाम में, उसको लेकर के। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लश्कर और TRF में गहरा जुड़ाव है और लश्कर के बिना संभव नहीं था ये आतंकी हमला। तो आज इस खबर को सभी प्रमुख अखबारों ने प्रकाशित किया है, प्रमुखता के साथ लिया है। अगली खबर की बात करते हैं और ये खबर दैनिक जागरण अखबार ने ली है। आपको बता दें कि वित्त आयोग के पूर्व चेयरमैन NK सिंह और अन्य विशेषज्ञों ने बुधवार को जो संयुक्त संसदीय समिति JPC के समक्ष एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के आर्थिक पहलुओं पर चर्चा हुई, उसमें अपनी तरफ से बात रखी और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि इससे वास्तविक GDP यानी कि एक देश एक चुनाव होता है तो 1.5% यानी करीब 4.50 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि संभव है और साथ ही साथ पूंजीगत व्यय और निवेश गतिविधियों में भी इससे बढ़ोतरी हो सकती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात कही गई है कल JPC के सामने।
अगली खबर की बात करते हैं, जैसे जनसत्ता अखबार ने आज पहले पेज पर लिया है और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने यशवंत वर्मा से कहा है कि आपका आचरण विश्वसनीय नहीं है, आप पेश क्यों हुए। तो इस खबर को भी आज प्रमुखता से लिया गया है। आपको बताएं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और इस दौरान ये टिप्पणी की गई। अगली खबर की बात करते हैं तो ये है एक शोध से जुड़ी हुई खबर, खोज से जुड़ी हुई खबर, जिसे शोधकर्ताओं की एक टीम ने राजस्थान के शुष्क पश्चिमी क्षेत्र में पहली बार हड़प्पा कालीन बस्ती की खोज की है, जिससे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के ज्ञात सीमाओं से भी ज्यादा विस्तृत होने के संकेत भी मिले हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह स्थल हड़प्पा सभ्यता की नगरीय संस्कृति को समझाने में नई जानकारी देगा और राजस्थान के इतिहास में एक नया अध्याय भी जोड़ने का काम करेगा। तो शोधकर्ताओं ने जैसलमेर जिले में खोजा है हड़प्पा कालीन पूरा स्थल। आपको बताएं कि 2600 ईसा पूर्व और 1900 ईसा पूर्व के बीच का ये पूरा स्थल है। चलते चलते एक और रिपोर्ट से आपको रूबरू करा देते हैं। आपको बताएं कि भोजन के हर निवाले के साथ आप खा रहे हैं प्लास्टिक। ये रिपोर्ट आज प्रकाशित की गई है। पर्यावरण में फैलते अदृश्य लेकिन खतरनाक माइक्रो प्लास्टिक को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी ने गहरी चिंता व्यक्त की है और कई मीडिया रिपोर्ट में नमक और चीनी जैसे रोजमर्रा के खाद्य पदार्थों में माइक्रो प्लास्टिक की मौजूदगी का खुलासा होने के बाद एनजीटी ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। तो आज इस रिपोर्ट के माध्यम से खबर को लिया गया है और इसका शरीर पर क्या कुछ असर पड़ता है वो भी बताया गया है कि ये कण जो होते हैं वो आपकी आंतों में सूजन और जलन पैदा कर सकते हैं। कुछ माइक्रोप्लास्टिक कण ऐसे रसायन छोड़ते हैं जो शरीर के हार्मोन को बिगाड़ सकते हैं। तो अलग अलग बिंदुओं के साथ कितना घातक ये असर आपके शरीर पर डालते हैं वो भी इस रिपोर्ट के माध्यम से खबर में प्रकाशित किया गया है। तो कृतिका, अलग अलग क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो आज के अखबारों ने इन खबरों को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया और स्थान दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सुर्खियां हमारे साथ साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए संध्या। और इसी के साथ चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं नया सरम में तमाम अन्य खबरों का भी कर लेते हैं रुख, जहां आपको बता दें कि दशकों की खोज के बाद वैज्ञानिकों ने मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी जटिल न्यूरोलॉजिकल बीमारी के पीछे छिपे असली कारण, असली वजह का पता लगा लिया है। जर्मनी के म्यूनिख में हुए ताजा शोध में यह सामने आया है कि आंत में मौजूद 2 विशेष प्रकार के बैक्टीरिया इस बीमारी को ट्रिगर करते हैं। ये खोज बीमारी के इलाज और रोकथाम के नए रास्ते खोल सकती है। आइए आपको दिखाते हैं इस पर आधारित ये खास रिपोर्ट। न्यूरोसाइंस के क्षेत्र में एक बड़ी खोज। जर्मनी के म्यूनिख में हुए अध्ययन ने मल्टीपल स्क्लेरोसिस यानी एमएस बीमारी के पीछे छिपे कारणों से अब पर्दा उठाया है। वैज्ञानिकों ने साबित किया कि हमारे पेट में मौजूद कुछ खास बैक्टीरिया ही इस बीमारी को जन्म देने और बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। म्यूनिख की लुडविग मैक्सिमिलियन विश्वविद्यालय की डॉक्टर अन्ना पीटर्स ने अपने शोध के जरिए साबित किया है कि पेट में पाए जाने वाले खास बैक्टीरिया ही एमएस बीमारी के लिए जिम्मेदार है। म्यूनिख के शोधकर्ताओं ने 81 एक जैसे जुड़वा भाई बहनों पर अध्ययन किया। इनमें से एक को एमएस था जबकि दूसरा पूरी तरह से स्वस्थ। दोनों के मल के नमूने लेकर के वैज्ञानिकों ने आंतों के बैक्टीरिया की जांच की और पाया कि एमएस मरीजों में कुछ हानिकारक बैक्टीरिया की मात्रा कुछ ज्यादा ही थी। इन बैक्टीरिया को जब बैक्टीरिया रहित खास चूहों में डाला गया तो चूहों ने एमएस जैसे लक्षण दिखाने शुरू कर दिए। पहला ठोस सबूत यह है कि आंतों के बैक्टीरिया सीधे तौर पर इस बीमारी को पैदा कर सकते हैं। ये शोध आने वाले दिनों में मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी के इलाज में अहम भूमिका निभाएगी। Breakthrough research has shown that certain gut microbacteria, which compose the gut microbiome, which is the environment of the gut. These little bacteria are friendly bacteria, and if you have a combination of these friendly bacteria in your gut, then it can prevent diseases. So the gut microbiome has been studied in this research in multiple sclerosis, and it has been found that definitely it has a role to play in multiple sclerosis attacks. भारत में चेन्नई और चंडीगढ़ में भी ऐसे ही अध्ययन चल रहे हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि आहार, जलवायु और जीवन शैली के चलते हर क्षेत्र का गट माइक्रोबायोम अलग होता है, इसलिए अलग अलग आबादी में इसका शोध बेहद जरूरी है। भारत सरकार का वन डे वन जीनोम प्रोजेक्ट भी इसी दिशा में काम कर रहा है। NIBMG और ब्रिक्स संस्थानों की मदद से रोजाना एक बैक्टीरिया का जीनोम मैप तैयार किया जाता है और इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की जाती है। ये काम भारत नाम की तकनीक से किया जा रहा है। Now this is one step towards a proof of concept of a mechanistic study that is showing that this is very important. The gut microbiome is very important, and some probiotic application can be done. Now, how this is going to benefit India? This is a question asked to me. As a scientist, I will say Indians are also doing this study.
If you go to Google, if you go to some website, you will find there are 2-3 studies that have already been there from India. मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मस्तिष्क की और रीढ़ की हड्डियों की नसों को ढकने वाली माइलिन परत पर हमला कर देती है। इससे मरीज को कमजोरी, चलने फिरने में दिक्कत और तंत्र से जुड़ी कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। ये बीमारी युवाओं, खासकर महिलाओं को होती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये खोज भविष्य में MS जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए नए दरवाजे खोल सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक आंतों का स्वास्थ्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए आहार में पर्याप्त फाइबर, प्रोबायोटिक्स और फर्मेंटेड फूड का सेवन किया जाना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड से बचें जो कि आंत की परत को नुकसान पहुंचाते हैं। नितेंद्र सिंह, DD न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ आप देखते हैं दुनिया भर से कुछ खास और अहम खबरें। अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने ऐलान किया कि वो 2026 में कैलिफोर्निया के गवर्नर पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगी। कमला हैरिस के इस फैसले से उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि कमला हैरिस 2028 में एक बार फिर से राष्ट्रपति चुनाव के लिए मैदान में उतर सकती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त की समय सीमा से पहले ही ब्राजील और दक्षिण कोरिया पर उच्च टैरिफ लगा दिए हैं। ब्राजील से आयात होने वाले सामान पर 50% और दक्षिण कोरिया पर 15% टैरिफ लगाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इस समझौते के तहत दक्षिण कोरिया ट्रंप द्वारा चुनी गई परियोजनाओं में अमेरिका में $350 अरब का निवेश करेगा और $100 अरब की तरलीकृत प्राकृतिक गैस और अन्य ऊर्जा उत्पाद खरीदेगा। और वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि उनका इरादा सितंबर में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता देने का है। इससे पहले ब्रिटेन और फ्रांस भी ऐसा ही इरादा जाहिर कर चुके हैं। और इसी के साथ नया खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब कारोबार जगत से जुड़ी तमाम खबरों की। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वाहन क्षेत्र ने अब तक देश में 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है, जो किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में सबसे ज्यादा है। देश में राज्य, राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर 1,46,342 किलोमीटर की लंबाई में कुल 4,557 इलेक्ट्रिक वाहन पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए। वित्त मंत्रालय ने कहा कि भारत का आर्थिक आधार मजबूत बना हुआ है। मजबूत घरेलू मांग, राजकोषीय विवेकशीलता और मौद्रिक समर्थन के कारण देश सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में एक बना रहेगा। बाजार नियामक सेबी ने सोशल मीडिया चैनलों का उपयोग करके DOL के शेयर मूल्य में हेरफेर करने के आरोप में 11 व्यक्तियों पर कुल 3.87 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सोने चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 1,06,000 रुपए से ऊपर पहुंच चुकी है, तो वहीं चांदी की कीमत 1,19,000 के पार हो गई है। क्रेडिट रेटिंग के अनुसार देश में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले रिटेल मॉर्गेज बेस्ड लोन का आकार वित्त वर्ष 2028 तक बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले महान क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह का आज बलिदान दिवस है। सरदार उधम सिंह को आज ही के दिन 1940 में लंदन की पेंटनविले जेल में फांसी की सजा दी गई थी। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल डायर की हत्या कर दी थी। देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सपूत को आज पूरा देश नमन कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि भारत की आजादी की लड़ाई में एक ऐसा भी योद्धा था
जिसने 21 साल तक बदले की आग को अपने सीने में जलाए रखा और फिर एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के दिल में घुसकर उस आग से ऐसा किया कि बरतानिया हुकूमत की चूल्हें हिल गई। यह तो हम सभी जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में हजारों निहत्थे भारतीयों पर गोलियां बरसाई गई। जनरल डायर और उसके संरक्षक माइकल ओडायर के इशारे पर यह नरसंहार इतिहास में सबसे काला अध्याय साबित हुआ। लेकिन वहां मौजूद एक 19 साल के नौजवान उधम सिंह ने उसी दिन कसम खाई कि इस अन्याय का बदला लेंगे। उधम सिंह ने न शोर मचाया न क्रांति का ढोल पीटा, बस एक प्रतिशोध की तैयारी करते रहे जो न्याय बनकर इतिहास में दर्ज हो गया। साल 1934 में उधम सिंह लंदन पहुंचे। 13 मार्च 1940 को ब्रिटेन के कैक्सटन हॉल में ब्रिटिश भारत का पूर्व गवर्नर माइकल ओडायर मंच पर मौजूद था। तभी उधम सिंह ने अपनी पिस्तौल निकाली और ओडायर को वहीं मार गिराया। यह हत्या नहीं, न्याय था। जलियांवाला बाग में हजारों भारतीयों के खून का हिसाब एक वीर ने चुकता कर दिया। लेकिन उसके बाद भी उधम सिंह ने भागने की कोशिश नहीं की। ब्रिटिश अदालत में उधम सिंह खुलकर बोले, मैंने अपने देश के लिए ये किया है, मुझे कोई पछतावा नहीं है। 31 जुलाई 1940 की सुबह 9 बजे लंदन की पेंटनविले जेल में उधम सिंह को फांसी दे दी गई। साल 1974 में भारत सरकार ने उनके अवशेष भारत मंगवाए। पंजाब की मिट्टी में उन्हें अंतिम विदाई दी गई। लेकिन उनका नाम, उनका बलिदान और उनका बदला आज भी हर भारतवासी के दिल में धड़कता है। शहीद उधम सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, प्रतिशोध और पराक्रम का प्रतीक है। स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के बलिदान दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने आज उन्हें नमन किया। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने कहा कि स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए आजीवन समर्पित उधम सिंह जी ने अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया। जलियांवाला बाग के क्रूर नरसंहार ने उन्हें इतना व्यथित कर दिया कि उन्होंने इंग्लैंड जाकर उसका प्रतिशोध लिया। गदर पार्टी के माध्यम से उन्होंने विदेशों में बसे भारतीयों के बीच देशभक्ति का बीजारोपण किया। उनकी वीरता, साहस और बलिदान ने स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक प्रखर बना दिया। वो अनंत काल तक युवाओं को देश हित को सर्वोपरि रखने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। वीरता और साहस की प्रतिमूर्ति अमर शहीद सरदार उधम सिंह जी को उनके बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। और चलिए नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मौसम की, जहां मध्य प्रदेश के विदिशा में भारी बारिश के कारण आम जनजीवन पर सीधा असर पड़ा है। मंगलवार को विदिशा जिले में सुबह से शुरू हुई बारिश ने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया। करीब 16 घंटे तक लगातार हुई बारिश ने पूरे जिले को अस्त व्यस्त कर दिया। यहाँ जो 90 लोग बारिश में फंसे थे उन्हें होमगार्ड और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम ने काफी मेहनत के बाद सुरक्षित बचा लिया। और वहीं रात भर हुई बारिश ने दिल्ली एनसीआर को तरबतर कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में आज हल्की से मध्यम बारिश गरज चमक के साथ जारी रह सकती है। तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जो सामान्य से थोड़ा कम होगा। तो ये दोनों तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर के पूरे इलाके में बीती रात लगातार बारिश होती रही है। और अब बात करते हैं देश के तमाम अन्य राज्यों के मौसम की।
और इसी के साथ अब नया सवेरा में वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते आपको ले चलते हैं बिहार, जहां बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय में स्तूप की सुंदर तस्वीर आपको मन मोह लेगी। साथ ही आप इन तस्वीरों का लीजिए आनंद। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC।